इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को पूरी तरह से उलट देने वाली एक तकनीक है और चीन पहले से ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर चुका है। इस बीच पश्चिमियां ये समझने लगी है कि नई क्या है, ये केवल बैटरी अनुकूलन या मार्केटिंग चाल नहीं है, ये तीन कारकों का एक संयोजन है जो एक साथ एक अपराजेय मशीन बनाते हैं जिसने विश्व बाजारों को जीत लिया है। चीन इस प्रभुत्व तक कैसे पहुंचा, ये समझने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। बीजिंग और शंघाई जैसे शहर स्मॉग से दम घुट रहे थे, हवा इतनी गंदी थी कि दृश्यमानता कुछ मीटर तक गिर गई। देश की अर्थव्यवस्था लाखों कारों के लिए आवश्यक तेल आयात के कारण खून बह रही थी। सरकार एक चुनाव का सामना कर रही थी, या तो आयात के लिए भुगतान करते रहो और जहरीले वातावरण में रहो, या एक अज्ञात तकनीक पर दांव लगाओ। 2001 में चीन ने भविष्य पर दांव लगाया। 863 कार्यक्रम ने स्वच्छ तकनीकों के लिए विशाल फंड प्रदान किए। फिर सब्सिडी और कर कटौती के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने वाली एक नीति आई। लेकिन सरकार केवल पैसे बांटने से अधिक चतुराई से काम करती है। इसने एक जबरदस्त प्रणाली बनाई। 2017 में डुअल क्रेडिट सिस्टम पेश किया गया। निर्माताओं को एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा वे प्रतिद्वंदियों से क्रेडिट खरीदते हैं। कंपनियों को एक सरल विकल्प का सामना करना पड़ा, इलेक्ट्रिक वाहन बनाओ या दिवालिया हो जाओ। समानांतर में बुनियादी ढांचा विकसित हुआ। शेनज़ेन शहर ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, अपनी पूरी बस बेड़े को विद्युत में परिवर्तित करना। 2017 तक यह 16,000 बसों के साथ किया गया था। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था, विद्युतीकरण कल्पना नहीं, वास्तविकता है। चार्जिंग स्टेशन हर जगह दिखाई देने लगे, शहरों में, राजमार्गों पर, आवासीय क्षेत्रों में। आज एक बड़े चीनी शहर में चार्जिंग स्टेशन खोजना पश्चिम में एक सामान्य गैस स्टेशन खोजने से आसान है, लेकिन बुनियादी ढांचा कहानी का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा बैटरी कहलाता है। बैटरी यह निर्धारित करती है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रतिस्पर्धी है या नहीं। रेंज, सुरक्षा, लागत, चार्जिंग गति, सब कुछ बैटरी पर निर्भर करता है। चीन ने इसे दूसरों से पहले समझा। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से बैटरी खरीदने के बजाय सरकार ने अपने उत्पादन में निवेश किया। CATL और BYD जैसी कंपनियां केवल बैटरी बनाने नहीं लगीं, उन्हें सुधारने लगीं। पहले मुख्य निर्माता कोबाल्ट युक्त NMC बैटरी पर निर्भर थे। कोबाल्ट महंगा है, दुर्लभ है और गंभीर मानवाधिकार समस्याओं वाले क्षेत्रों से निकाला जाता है। चीन ने एक अलग रास्ता चुना। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या LFP को कोबाल्ट की आवश्यकता नहीं है। सस्ता, अधिक सुरक्षित, अत्यधिक ताप और आग के लिए कम प्रवर और समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं। यह एक शानदार कदम था, सस्ता, अधिक सुरक्षित और नैतिक रूप से स्वच्छ। आप इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन चीन और भी आगे गया। इसने पूरी आपूर्ति श्रृंखला को जीत लिया। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में लिथियम और ग्रेफाइट खनन से लेकर बैटरी उत्पादन और वाहन असेंबली तक, जब आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं, कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक, तो आप कीमत को नियंत्रित करते हैं। और यह इस बाजार में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अब BYD कंपनी को देखते हैं। यह केवल एक ऑटोमोबाइल निर्माता नहीं है। BYD अपनी बैटरी, अपने मोटर, अपने नियंत्रण प्रणाली बनाता है। इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है और इसका मतलब कुछ है। कार की उत्पादन लागत प्रतिद्वंदियों की तुलना में 20, 30, कभी-कभी 40% कम है। कंपनी उस कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन बेच सकती है जिस पर पश्चिमी निर्माता अभी भी लागत की गणना कर रहे हैं। ये वाहन स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। ये कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली मोटर हैं और जब गैस पेडल दबाया जाता है तो तुरंत अधिकतम टॉर्क प्रदान करते हैं। गैसोलीन इंजन को तेज करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक मोटर को केवल एक आदेश की आवश्यकता है। इसलिए कई चीनी इलेक्ट्रिक वाहन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक गैसोलीन कारों के स्पोर्ट्स संस्करणों की तुलना में तेजी से त्वरित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली सूक्ष्म सटीकता के साथ कैलिब्रेट की जाती है। इन्वर्टर और पावर प्रबंधन प्रणाली बैटरी, मोटर और चेसिस के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करती है। परिणाम यह है कि पारंपरिक निर्माता जो प्रदर्शन प्राप्त करते हैं वो विशाल लागत के साथ है, जबकि चीन इसे न्यूनतम व्यय के साथ प्राप्त करता है। उत्पादन पैमाना एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है।
BYD प्रतिवर्ष लाखों कारें बनाता है। इतनी मात्रा में प्रति यूनिट उत्पादन लागत तेजी से गिरती है। हजारों मेगावाट क्षमता वाली बैटरी उत्पादन के लिए गीगा फैक्ट्रीज को असेंबली लाइन की तरह बनाया जाता है। इसका मतलब है कि एक कार जिसकी लागत यूरोप या अमेरिका में 45,000 यूरो है, चीन में 25,000 की लागत है। चीन में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री वर्तमान में सभी नई कारों का लगभग 40% है। कुछ साल पहले यह असंभव लगता था, अब सामान्य है। यह परिवर्तन लक्षित सरकारी हस्तक्षेप, सब्सिडी, अनुसंधान निवेश और कंपनियों को नवाचार करने या मरने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों के माध्यम से हुआ। लेकिन चीन सीमाओं पर नहीं रुका। चीन अब इलेक्ट्रिक वाहन यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है। BYD, NIO और LI ऑटो जैसी कंपनियां उन देशों में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही हैं जो चीनी निर्माताओं के लिए अजेय लगते थे। यूरोप में उन्होंने कीमत से शुरुआत की। खरीदार देखता है यहां एक बड़ी स्क्रीन वाली, ड्राइवर सहायता प्रणाली वाली, अच्छी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार है और यूरोपीय समकक्ष की तुलना में 20% कम खर्चीली है। तर्क सरल है। धीरे धीरे उपभोक्ताओं को यह समझने लगा कि इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, इंटीरियर आधुनिक है, डिजाइन आकर्षक है, सॉफ्टवेयर निर्बाध रूप से काम करता है। धारणा बदल गई। जो पहले सस्ते उत्पादन से जुड़ा था, अब नवाचार से जुड़ा है। दूसरी रणनीति स्थानीयकरण है। चीनी कंपनियां यूरोप, मेक्सिको और इंडोनेशिया में कारखाने खोल रही हैं। यह केवल एक मार्केटिंग चाल नहीं है। इसका मतलब है कि कार स्थानीय रूप से बनाई जाती है, नौकरियां बनती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन होता है। सरकारें अधिक वफादार हो जाती हैं, उपभोक्ता अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, आयात टैरिफ गिरते हैं। तीसरी रणनीति नवाचार की गति है। एक पारंपरिक निर्माता हर 4-5 साल में एक नया मॉडल बाजार में लाता है। चीनी कंपनियां हर साल अपडेट, नए संस्करण, नए मॉडल लाती हैं। बाजार लगातार गतिशील है। उपभोक्ता देखते हैं कि कंपनी विकसित हो रही है और रुक नहीं रही है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। एक आधुनिक कार केवल पहिए और मोटर वाली एक मशीन नहीं है, यह पहिए वाला एक कंप्यूटर है। ड्राइवर सहायता प्रणाली, स्मार्ट नेविगेशन, वॉइस कंट्रोल, बैटरी अनुकूलन, वायरलेस अपडेट, ये सभी एक अपेक्षित मानक सुविधा बन गई हैं, विलासिता नहीं। चीनी निर्माताओं ने इसे पहले समझा। वे सॉफ्टवेयर को एक अतिरिक्त के रूप में नहीं देखते थे, उन्होंने इसे अपने उत्पादों का मूल बनाया। बड़ी डिजिटल स्क्रीन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन जैसे इकोसिस्टम, ये सभी चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों में मानक बन गए हैं। स्मार्टफोन के साथ बड़े होने वाले युवा खरीदार इसकी सराहना करते हैं। उनके लिए कार चलाना केवल बिंदु A से बिंदु B तक जाना नहीं है, यह एक स्मार्ट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है जो सीखता है, अनुकूल होता है और वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है। पारंपरिक निर्माताओं को यहां एक समस्या है। उन्होंने यांत्रिक इंजीनियरिंग को पूर्ण करने में दशकों बिताए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर विकास को पूरी तरह से अलग सोच, अलग संस्कृति, विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिकांश नई चीनी कंपनियां तेजी से अनुकूल हुईं क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसायों को शुरुआत से ही डिजिटल तकनीकों पर बनाया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य युद्ध क्षेत्र बन रही है। चीनी फर्मों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में विशाल फंड निवेश किया है, जो बैटरी दक्षता में सुधार करते हैं, रख रखाव की आवश्यकता की भविष्यवाणी करते हैं और ड्राइवर को वास्तविक समय में समर्थन देते हैं। कुछ कंपनियां घनी आबादी वाले एशियाई शहरों के लिए विशेष रूप से विकसित उन्नत स्वायत्त ड्राइविंग प्रणालियों का परीक्षण कर रही हैं, लेकिन इस सफलता का एक अंधकार पक्ष भी है। बैटरी उत्पादन को खनिजों की आवश्यकता है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल। इन खनिजों का खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रह को गहरी चोटें पहुंचाती है। लिथियम को विशाल मात्रा में पानी की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में 1 टन लिथियम खनन के लिए कई मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है। यह पहले से ही पानी की कमी वाली जगहों पर होता है। कृषि को नुकसान होता है, स्थानीय आबादी को नुकसान होता है। कोबाल्ट मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में निकाला जाता है। वहां खनन मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण और वन विनाश का कारण बनता है। इसके अलावा काम करने की स्थितियों के बारे में रिपोर्टें हैं जिन्हें केवल त्रासदी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बाल श्रम, खतरनाक स्थितियां, कम मजदूरी। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन जो सड़क
सड़क पर कोई उत्सर्जन नहीं करता है, बैटरी उत्पादन में एक विशाल कार्बन पदचिह्न है। हम सड़क पर एक स्वच्छ भविष्य बना रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे और विकासशील देशों में पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर। चीन इस समस्या को स्वीकार करता है और इसे हल करने के लिए काम कर रहा है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को कोबाल्ट की आवश्यकता नहीं है, जो इस विवादास्पद खनिज की मांग को कम करता है। चीन बैटरी पुनर्चक्रण में निवेश कर रहा है। पुरानी बैटरी से मूल्यवान सामग्री को नई बैटरी में उपयोग के लिए पुनः प्राप्त करना। विचार एक बंद प्रणाली बनाना है, जहां सामग्री को फेंके जाने के बजाय परिचालित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता कठोर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पुनर्चक्रण पर्याप्त नहीं है। हर नई कार का मतलब है खनन, जल खपत और उन क्षेत्रों पर दबाव में वृद्धि जहां खनिज निकाले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहन एक बुरा विचार है, इसके विपरीत। लेकिन यह एक अनुस्मारक है कि एक पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर का रास्ता विरोधाभास और समझौतों से भरा है। अब अगली बड़ी तकनीकी छलांग के बारे में बात करते हैं। ये ठोस अवस्था बैटरी हैं। अब विज्ञान कल्पना नहीं है, वे वास्तविकता के करीब आ रहे हैं और चीन इस क्षेत्र में नेता बनने के लिए जल्दबाजी कर रहा है। आधुनिक बैटरी तरल इलेक्ट्रोलाइट के साथ काम करती हैं, इलेक्ट्रोड के बीच करंट ले जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ। ठोस अवस्था बैटरी तरल के बजाय एक ठोस पदार्थ का उपयोग करती हैं। यह एक महत्वहीन परिवर्तन लगता है, वास्तव में यह क्रांतिकारी हो सकता है। ठोस पदार्थ एक ही बैटरी में अधिक ऊर्जा संग्रहित करने की अनुमति देता है। ऊर्जा घनत्व अधिक है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन 700-800 किलोमीटर या संभवतः अधिक की रेंज हो सकती है। वर्तमान में 400-500 मानक माना जाता है। कल्पना करें, अपर्याप्त रेंज का डर गायब हो जाता है। दूसरा लाभ सुरक्षा है। तरल इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी विशेष रूप से दुर्घटनाओं या शॉर्ट सर्किट के दौरान अत्यधिक ताप के लिए प्रवण है। ठोस इलेक्ट्रोलाइट इस जोखिम को काफी हद तक कम करता है। बैटरी अधिक स्थिर, अधिक सुरक्षित हो जाती है। तीसरा लाभ आकार और वजन है। समान आकार की एक बैटरी अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। इसका मतलब है कि कार हल्की, अधिक कॉम्पैक्ट हो सकती है और साथ ही अधिक रेंज भी हो सकती है। यह प्रदर्शन, त्वरण और हैंडलिंग में सुधार करता है। चौथा लाभ चार्जिंग गति है। अगली पीढ़ी की बैटरी 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकती है। यह गैसोलीन कार भरने जैसा है। चीन पहले से ही इस तकनीक पर काम कर रहा है। BYD, CATL और कई स्टार्टअप ठोस अवस्था बैटरी पर शोध कर रहे हैं। सरकार फंड प्रदान कर रही है और समर्थन दे रही है। समझ स्पष्ट है, जो इस तकनीक को पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन में महारत हासिल करता है, वो दौर के अगले दौर को जीतता है। लेकिन समस्याएं हैं। उत्पादन जटिल है, सामग्री महंगी है, बैटरी की स्थायित्व और जीवन काल अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं। लेकिन चीन लगातार इन समस्याओं को हल कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ठोस अवस्था बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कारें कुछ वर्षों में बाजार में आ सकती हैं। शुरुआत में वे महंगी होंगी, लेकिन अगर चीन उन्हें लिथियम आयन बैटरी में जैसा किया है वैसे ही बड़े पैमाने पर बना सकता है तो लागत गिरेगी। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा तेजी से तीव्र हो रही है। टेस्ला सॉफ्टवेयर और स्वायत्त ड्राइविंग में नवाचार करना जारी रखता है। यूरोपीय ब्रांड गुणवत्ता और इंजीनियरिंग कौशल पर भरोसा करते हैं। जापानी कंपनियां हाइब्रिड और हाइड्रोजन तकनीकों की खोज कर रही हैं। यह एक कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा, इन इकोसिस्टम के बीच एक युद्ध होगा। लेकिन चीन वर्तमान में कई क्षेत्रों में एक लाभ रखता है। यह बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के अधिकांश को नियंत्रित करता है। इसके पास विशाल उत्पादन क्षमता है। इसके पास मजबूत सरकारी समर्थन है। इसके पास एक तन